ईएन ग्रेड क्या है, आज ये समझेंगे। ईएन ग्रेड को बहुत सारे लोग जो है इंजीनियरिंग ग्रेड भी बोलते हैं, यूरोपियन नॉर्म्स भी बोलते हैं, बट ईएन ग्रेड मटेरियल क्या होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएन ग्रेड स्टील के बारे में। क्या होता है ईएन ग्रेड, ईएन 8, ईएन 19, ईएन 24, ईएन 31, ईएन 36, ईएन 353 जैसे नामों के पीछे असली साइंस क्या है उसको समझेंगे। किस ग्रेड का स्टील कहां पर यूज होता है और कितनी हार्डनेस रहती है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी टफनेस ज्यादा है और किसकी वियर रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट है। इसके साथ में हम समझेंगे कि हर मटेरियल ग्रेड की लिमिटेशंस क्या है और मशीनिंग करते समय कौन से टूल यूज करने चाहिए ताकि हमें जो है फिनिशिंग बेटर मिल सके और जो पैरामीटर्स हम सीएनसी मशीनिंग में लगाते हैं वो किस तरीके से लगाने चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा और थ्योरी वाला होगा, लेकिन इसमें जो नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूं वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आने वाली है। तो ईएन ग्रेड के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री लेवल तक पहुंचने की वो आपको इसमें हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई ईएन ग्रेड की बेसिक थ्योरी क्या है। ईएन ग्रेड का मतलब होता है यूरोपियन नॉर्म्स। पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएस 970 में ईएन ग्रेड का यूज किया जाता था। इंडस्ट्री में आज भी लोग यही कहते हैं कि भाई ईएन 8 चाहिए, ईएन 19 चाहिए या ईएन 24 चाहिए, लेकिन ये नाम असल में ट्रेड नेम जैसे हैं। एक्चुअल स्पेसिफिकेशन नई जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आ चुके हैं, जैसे कि 080 M40, 709 M40, 817 M40 इस फॉर्म में जो है आपको ये नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ईएन ग्रेड बेसिकली आपको ये बताता है कि ये स्टील किस फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ मीडियम कार्बन स्टील हैं जैसे कि ईएन 8 और ईएन 9, कुछ अलॉय स्टील हैं जैसे कि ईएन 19 और ईएन 24, कुछ हाई कार्बन बियरिंग स्टील्स हैं जैसे कि ईएन 31 और कुछ केस हार्डनिंग स्टील है जैसे ईएन 36 और ईएन 353। ये सभी जो है मटेरियल्स स्पेशलाइज है अपने अपने वर्क के लिए, अपने अपने कंपोनेंट के बनाने के लिए। अब एक एक करके हर ग्रेड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो कि भाई इसकी केमिकल नेचर और थ्योरी क्या कह रही है। दूसरा है इसकी प्रॉपर्टी और इसका जो यूज है कहां पर होने। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। चौथा, मशीनिंग के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएन 8 यानी कि C45 की, जिसको कि हम मीडियम कार्बन स्टील बोलते हैं। अब बात करते हैं ईएन 8 की, तो देखो ईएन 8 जो है एक मीडियम कार्बन स्टील है। इसमें लगभग 0.4% से लेकर 0.45% तक जो है कार्बन अवेलेबल होता है। कार्बन बढ़ने से स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी वो कम हो जाती है। इसीलिए ईएन 8 का जो मेजर यूज है वो आपको कहां पे मिलेगा। शाफ्ट्स बनाने के लिए, एक्सेल्स बनाने के लिए, स्टड बोल्ट बनाने के लिए, मशीन पार्ट्स में जहां पर मीडियम स्ट्रेंथ चाहिए पर अलॉय स्टील की हाई कॉस्ट नहीं चाहिए, मतलब कि ये इकोनॉमिकल जो है मटेरियल ग्रेड है, इसका यूज आपको हर जगह मिल जाएगा जो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर इसी स्टील को नॉर्मलाइज कंडीशन में आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। कैसे? लगभग जो है 550 से 650 मेगापास्कल तक जो है इसकी इंक्रीज कर सकते हो बाई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और दूसरा, हीट ट्रीटमेंट करके आप जो है हार्डनिंग और टेम्परिंग जैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करके इसकी स्ट्रेंथ को 700 से 800 मेगापास्कल तक ले जाया जा सकता है। ईएन 8 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये देखो सबसे सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। मशीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएन 8 बहुत ही अच्छी मशीनेबिलिटी देता है। अगर कंडीशन नॉर्मलाइज्ड या टर्न्ड या फिर ग्राउंडिंग हो, मतलब कि ग्राइंडिंग का ऑपरेशन आपको करना है, तो इसको सिंपल एचएसएस और अनकोटेड कार्बाइड टूल से भी अच्छे से आप मशीन कर सकते हो। मतलब कि आप M2 यूज कर सकते हो, M35 यूज कर सकते हो, आप कार्बाइड यूज कर सकते हो। इस पे अच्छी परफॉर्मेंस के जो है ये टूल आपको रिजल्ट देते हैं। मतलब कि इसमें आंख बंद करके आप ले लो, कोई दिक्कत। ईएन 8 की लिमिटेशंस ये है कि ये हार्डनेबिलिटी जो है इसकी लिमिटेड होती है। अगर आप इसका बहुत मोटा सेक्शन लेते हो तो सरफेस जो है हार्ड हो जाए, लेकिन कोर जो है उतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं रहेगा जितना कि अलॉय स्टील में हो। ये प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। करोजन रेजिस्टेंस भी जो है ना इसका लो होता है, क्योंकि इसमें ना क्रोमियम और निकल जो होते हैं ना वो आपके अलॉइंग एलिमेंट इसमें नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें करोजन जल्दी लग जाता है। और हाई वियर एप्लीकेशंस जैसे कि हाई स्पीड बीयरिंग या फिर हाई इंपैक्ट डाई, उनके लिए ना ईएन 8 सूटेबल नहीं है, कभी भी आपको इसको यूज। ईएन 8 की अगर मैं मशीनिंग की बात करूं और इसमें टूल सिलेक्शन की बात करूं तो आप जो है ईएन 8 को सॉफ्ट या नॉर्मलाइज कंडीशन में इजीली मशीन कर सकते हो। आप पी ग्रेड जो है कार्बाइड इंसर्ट यूज कर सकते हो इसके ऊपर, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसमें मशीनिंग की जा सकती है। और अगर आप जो है इसको टर्निंग कर रहे हो तो सीएनएमजी, डीएनएमजी, डब्ल्यूएनएमजी इंसर्ट्स जो है पी टाइप में ले
सकते हो और सिंपल आप टाइटेनियम नाइट्राइड या टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग वाले जो टूल है वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। मिलिंग में भी जो है आप 4 फ्लूट कार्बाइड एंड मिल आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हो। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग की जो है आप टूल यूज करेंगे तो आपको उसकी बेटर लाइफ मिल जाती है। और आपको अगर रफिंग करनी है तो पॉजिटिव रेक इंसर्ट वाला फेस मिल कटर जो है आपको यूज, ताकि कटिंग जो है लाइट फील हो और सिंपल लोड कम रहे। ड्रिलिंग के लिए आप HSS की जो है ड्रिल यूज कर सकते हो, M2 यूज कर सकते हो, M35 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन में काम करना है तो आप इसके ऊपर कार्बाइड ड्रिल यूज करो, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, नॉर्मल कार्बाइड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत। इसके ऊपर ना आपको कूलेंट के साथ कटिंग करनी है। इसमें जो है ना आप लाइट ऑयल या फिर जो है कूलेंट यूज करोगे तो आपको टूल की लाइफ बेटर मिलेगी। और अगर आप EN8 को हीट ट्रीटेड कंडीशन में मशीनिंग कर रहे हो तो जहां पे हार्डनेस क्या हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसमें 28 से 32 HRC तो आपको मिनिमम पे मिलती है। लेकिन अगर आप इसको हार्डन कर देते हो और इसकी HRC जो है आपने 50 HRC तक ले गए तो फिर आपको जो है इसके ऊपर मशीनिंग में प्रॉब्लम है, उसमें फिर ये कार्बाइड टूल यूज नहीं होंगे। फिर आपको माइक्रोग्रेन कार्बाइड यूज करना। हार्डन कंडीशन में 35 HRC से ऊपर अगर चली जाए ना तो आपको डेप्थ ऑफ कट लो रखना पड़ता है। हाई स्पीड मशीनिंग जो है स्ट्रेटजी आपको अपनानी। हाई स्पीड में आपको करना क्या होता है, आपको RPM हाई रखने होते हैं, डेप्थ ऑफ कट लो, वो स्ट्रेटजी आप इसमें यूज। तो ये तो हो गई बात कि भाई EN8 क्या कर सकते। अब बात करते हैं EN9 की। EN9 जो है एक हाई कार्बन स्टील, इसमें लगभग जो है 0.5 से लेकर 0.6% तक जो है कार्बन बढ़ाने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ और हार्डनेस EN8 से काफी ज्यादा हो, लेकिन डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी कम हो जाती है EN8 के कंपैरिजन में। ये नहीं है कि हो नहीं सकती, हो सकती। EN8 का यूज कहां पर होता है, स्प्रिंग्स को बनाने है, वियर प्लेट्स को बनाने में होता है, लीवर को बनाने में होता है, रेलवे पार्ट्स में भी होता है, और वो कंपोनेंट जहां पर मीडियम से हाई हार्डनेस चाहिए होती है। लेकिन अलॉय स्टील की जरूरत नहीं है। हीट ट्रीटमेंट के बाद EN9 की जो हार्डनेस होती है लगभग 45 से 50 HRC तक जा सकती है अगर सही प्रोसेस आप करते हो। और EN9 के जो फायदे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई EN9 जो है वियर रेजिस्टेंस होती है EN8 के कंपैरिजन, क्योंकि कार्बन परसेंटेज जो है इसके अंदर ज्यादा होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया स्ट्रेंथ जो है ना कार्बन से, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है और इंपैक्ट रेजिस्टेंस भी बैड कंडीशन तक जो है एक्सेप्टेबल रहता है। और देखो सिर्फ तारीफ ही नहीं करनी होती है, EN9 की जो है ना कुछ चीजें लिमिटेशंस भी रहती है। EN जो 9 है उसकी जो वेल्डेबिलिटी है बहुत पुअर होती है, उसको वेल्डिंग करना ना आसान नहीं हो। हाई कार्बन की वजह से इसको प्री हीटिंग करना पड़ता है। वेल्डिंग के बाद क्या पड़ जाएगा, अगर प्री हीटिंग नहीं करोगे तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ब्रिटलनेस जो है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ब्रिटल हो गया तो अगर आपका कंपोनेंट है वो गिर भी गया या इंपैक्ट लोड पड़ गया तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हैवी सेक्शन के थ्रू हार्डनिंग में भी जो है इसकी लिमिटेशंस रहती हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है, कोर उतनी ज्यादा हार्ड होती नहीं है। यूनिफॉर्म हार्डनेस की जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कम। मशीनिंग में भी जो है EN9 जो है EN8 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड और टफ लगता है, स्पेशली हीट ट्रीटेड कंडीशन में तो इसके ऊपर मशीनिंग में और ज्यादा दिक्कत आती है। EN9 की जो मशीनिंग है उसके लिए जो आपको टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें आप सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप EN9 को अनिलिंग कंडीशन में कर रहे हैं मशीनिंग तो बहुत बढ़िया है, मशीनिंग बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन अगर आप जो है इसको हार्डन कंडीशन में यूज कर रहे हो तो फिर आपको कार्बाइड इंसर्ट्स का ही यूज करना पड़ेगा और कार्बाइड कोटेड टूल्स का ही आपको यूज करना पड़ेगा। कोटेड में आपको जो है टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड या फिर आपको एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग ही यूज। कटिंग स्पीड की बात करूं तो देखो EN8 के कंपैरिजन में इसमें कटिंग स्पीड कम रखनी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल जो है हार्ड होता है। मिलिंग में 4 फ्लूट या 5 फ्लूट कार्बाइड एंड मिल आप इसके लिए यूज कर सकते हो कॉर्नर रेडियस के साथ, यानी कि जो बुल नोज रेडियस टूल होता है वो यूज करना चाहिए। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ जो है इसका ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। अगर आप EN9 को हार्डन कंडीशन में मशीनिंग कर रहे हो तो 50 HRC तक जो है ये पहुंच जाता है। तो फिर आपको हाई स्पीड फिनिशिंग के लिए माइक्रो ग्रेन कार्बाइड टूल्स, ध्यान रखना ये कार्बाइड का ही एक एडवांस वर्जन होता है, या फिर आप CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट आपको लो रख, ठीक है, स्टेप ओवर आपको कम रखना होगा और कूलेंट कंट्रोल्ड जो है आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थर्मल शॉक से जो है वो टूट सकता है। थर्मल शॉक जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब ना करवाने की वजह से जो है वो क्रैक पड़ जाता है, ठीक है। हाई स्पीड टूल जो है यहाँ पर नहीं काम करेंगे। आप जो है HSS के जो टूल आप यूज करना चाहो तो उसमें यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। EN8 को जो है आप कार्बाइड से ही कटिंग करें तो बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे इसमें आप सिर्फ ड्रिल कर सकते हो और टैपिंग कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि भाई EN9। अब थोड़ा सा और लेवल पे चलते हैं। इसमें आता है आपका EN19, इसको AISI 4140 टाइप भी कहते हैं, क्रोमियम मॉलिब्डेनम अलॉय स्टील। समझ गए, ये सबसे पॉपुलर जो है ग्रेड में आता है। EN19 एक क्रोमियम मॉलिब्डेनम अलॉय स्टील है, इसमें कार्बन लगभग 0.38 से 0.43% होता है। क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस इसे अलॉय स्टील बनाता है। ये ना अलॉय जो होते हैं ना इनकी मशीनेबिलिटी बढ़िया होती है। क्रोमियम के अंदर जो है इसकी हार्डनेबिलिटी हार्ड बढ़ जाता है और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज के अंदर डेवलप होता है। मॉलिब्डेनम देता है हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और टफनेस। EN19 का ना कोई जवाब नहीं है कि अंदर जो है हाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें मिलती है। इसका यूज आप कहां पे कर सकते हो, शाफ्ट्स में कर सकते हो, स्पिंडल्स में कर सकते हो, गियर्स में कर सकते हो, कनेक्टिंग रॉड्स के अंदर कर सकते हो, मशीन टूल कंपोनेंट्स में कर सकते हो और हाइड्रोलिक पार्ट्स के अंदर भी
EN19 का यूज होता है। ठीक है, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के बाद ना EN19 की टेंसाइल स्ट्रेंथ 850 से लेकर 1000 मेगा पास्कल तक पहुंचा। हार्डनेस 28 से 36 HRC रेंज में कॉमनली रखी जाती है ताकि जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले पाओ। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये समझ लेते हैं। EN19 का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि भाई ये इसमें हाई स्ट्रेंथ भी है प्लस टफनेस भी है और उसका बैलेंस है। मीडियम साइज शाफ्ट्स में यह मटेरियल जो है ना शॉक लोड और बेंडिंग दोनों को हैंडल कर ले। इसकी हार्डनेबिलिटी EN8 और EN9 से बहुत ज्यादा हो, मतलब कि थिक सेक्शन तक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज पॉसिबल है अगर सही क्विंचिंग के साथ इसको किया जाए। गियर, क्रैंकशाफ्ट, स्पिंडल, टूल होल्डर में EN19 जो है बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड चॉइस है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। उनमें से कुछ लिमिटेशंस मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि EN19 जो है ना प्लेन कार्बन स्टील से ज्यादा महंगा है यही है किसकी, और करोजन रेजिस्टेंस भी इसमें जो है ज्यादा नहीं मिलता आपको, लिमिटेड है क्योंकि इसमें क्रोमियम है लेकिन स्टेनलेस कैटेगरी के लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मतलब कि स्टेनलेस जो होती है उसमें जंग नहीं लगता, तो उस कैटेगरी में ये नहीं पहुंच पा रहा है। बस मशीनिंग बिहेवियर EN8 से थोड़ी सी टफ, स्पेशली जब आप मटेरियल EN19 क्विंच एंड टेम्पर वाला जो यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है 30 से 35 HRC कंडीशन में आपको मटेरियल मिलता है। तो यहां पर जो है अगर आपका हीट ट्रीटमेंट गलत हो जाए तो कोर क्या होता है वो ब्रिटल हो जाता है और सरफेस में क्या होता है ग्राइंडिंग क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आप जो है मशीनिंग की बात करोगे तो अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में है यानी कि 22 से 24 HRC की रेंज में यानी सॉफ्ट कंडीशन में है तो आप कोटेड कार्बाइड इंसर्ट आप आसानी से इसमें यूज कर सकते। पी ग्रेड वाले टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग, CNMG यूज कर लो, DNMG, TNMG, VNMG सब कुछ यूज कर सकते हो। बट पैरामीटर्स में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कि EN8 के कंपैरिजन में आपको इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कम रखना पड़ेगा क्योंकि ये अलॉय स्टील है। मिलिंग में हाई परफॉर्मेंस कार्बाइड एनविल ही आपको यूज करनी है, 4 या 5 फ्लूट उसमें आपको ये परफॉर्मेंस मिलेगी। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। स्लॉटिंग और पॉकेटिंग में ना कॉर्नर रेडियस वाली एनविल यूज करने से एज चिपिंग जो है कम होती है। अगर आप EN19 कोर 30 से 35 HRC तक हार्ड की हुई मटेरियल जो है उस पे अगर आप जो है मशीनिंग कर रहे हो तो फिनिशिंग के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस नैनो ग्रेड कार्बाइड टूल्स यूज करने पड़े और डेप्थ ऑफ कट जो है वो लो रखना पड़ेगा। फीड आप जो है इसमें थोड़ी सी कम करके रखेंगे एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन। 32 HRC तक की हार्डनेस में गुड क्वालिटी कार्बाइड टूल प्लस कूलेंट काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। कूलेंट भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज कर लिया, आपको एक प्रॉपर जो है कूलेंट का स्पेसिफिकेशन देंगे उसको ही यूज करना। हार्ड टर्निंग या ग्राइंडिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हार्डनेस 40 HRC के आसपास हो। ड्रिलिंग के लिए टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटेड कार्बाइड ड्रिल ही यूज करो और HSS या कोबाल्ट ड्रिल जो है विदाउट कूलेंट आप मत यूज करना। HSS अगर आप यूज कर रहे हो तो कूलेंट के साथ में ही यूज करना विद कोबाल्ट कैटेगरी, ठीक है, M2 या फिर T2, ठीक है, ये ग्रे जो है आप यूज कर सकते। जॉब शॉप लेवल में आप अगर काम कर रहे हो, हाई प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो फिर सिर्फ कार्बाइड ही रिकमेंड की जाती है। HSS वहां पे काम, टूल रूम जॉब्स में आप HSS यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई EN19। अब हम बात करने वाले हैं EN24। इसको AISI 4340 बोलते हैं, ठीक है, निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टील ग्रेड है। EN24 एक हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील है जिसे हम निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील भी बोलते हैं। इसमें ना सबसे अच्छी चीज आपको बताता हूं, कुछ अलग चीज आपको सीखने को मिलेगी कि कार्बन जो है 0.36% से लेकर 0.44% है, बहुत ही लो कार्बन है। लेकिन निकेल जो है 1.3 से 1.8% तक रहता है, क्रोमियम 0.9 से 1.4% रहता है और मोलिब्डेनम 0.2 से लेकर 0.35% तक होता है। ये जो कंपोजिशन है ना, ये बहुत ही मैजिकल कंपोजिशन है। निकेल की टफनेस इंक्रीज करता है, निकेल जो है आपकी मटेरियल की टफनेस को इंक्रीज कर रहा है, क्रोमियम इसकी हार्डनेबिलिटी और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है और मोलिब्डेनम हाई टेंपरेचर पर स्ट्रेंथ दे रहा है। EN24 का यूज होता है हैवी ड्यूटी शाफ्ट एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स बनाने के लिए। ये मैंने एक बार देखा था, उसका मटेरियल चेक किया था जब मैं एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर काम करता था। तो ये जो मटेरियल है इसके बारे में मैं सोचता था कि ये क्या चीज है जो इतना हैवी लोड, जब आपका एयरक्राफ्ट जो है डाउन होता है, लैंड करता है, टच डाउन करता है ग्राउंड को, तो बहुत ही हैवी इंपैक्ट जो है पड़ता है एयरक्राफ्ट के ऊपर और वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कौन सा ग्रेड है भाई, उस समय मुझे काफी कंफ्यूज होता था। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में मटेरियल के ऊपर जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया तो तब मुझे पता चला कि भाई EN24 का यूज एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स में यूज होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट में यूज होता है, हैवी गियर्स में यूज करते हैं और हाई फटिक लोड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनमें ये ग्रेड बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप जो है ऐसा कोई कंपोनेंट आता है ना वहां पर आप ये यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के बाद EN24 की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 900 से 1200 मेगापास्कल तक पहुंच जाती है और हार्डनेस भी 30 से 45 HRC तक जो है इसमें अचीव की जा सकती है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप इसमें कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद ही होती है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रॉ कंडीशन में कभी भी हार्डनेस नहीं मिलती है, ठीक है। अब जब आप यहां तक आ ही चुके हो तो भाई इसके फायदे बता देता हूं कि देखो इसके अंदर ना एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होती है, बहुत हाई टफनेस होती है, हाई फटीग लोड एप्लीकेशंस को ये हैंडल कर सकता है। 24 जो है बहुत ही ट्रस्टेड मटेरियल है, ये
नॉर्मल ग्रेड का मटेरियल नहीं है। यहाँ पर जो EN19 है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन EN24 जो है वहां पर अपना रिजल्ट देता है। इंपैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया है और टेम्परिंग सही टेम्परेचर पे किया गया तो जो है ये बहुत ही बढ़िया कंट्रोल कंडीशन में आपको टेम्परिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। EN24 की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो समझना जरूरी है। देखो, इसकी कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली बहुत हाई होती है। निकिल जो है महंगा जो है मेटल है, ठीक है, उसको EN24 EN19 में जो है इसको यूज होता है, इसलिए जो है इसको एक्सपेंसिव बना देता है। हीट ट्रीटमेंट कंट्रोल बहुत क्रिटिकल है और अगर क्विंचिंग और टेम्परिंग रॉन्ग हो जाए, मतलब कि गलत कर दी, तो मटेरियल ब्रिटल हो सकता है और इम्ब्रिटलमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे क्रैक डेवलप हो जाता है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस फिर भी लिमिटेड ही रहता है, ज्यादा नहीं है। स्टेनलेस स्टील से कंपेयर करोगे ना तो इसका कोरोजन रेजिस्टेंस, लेकिन नॉर्मल स्टील से करोगे तो उससे बेटर होता है। ठीक है, मशीनिंग के लिए भी EN24 जो है EN19 से हार्डर फील होता है, इसलिए यहां पर भी आप ना नॉर्मल टूल यूज नहीं कर, स्पेशली जब इसकी हार्डनेस जो है 35 से 45 HRC जोन में पहुंच जाए, तब आप सिर्फ और सिर्फ कार्बाइड, नैनोग्रेन कार्बाइड और माइक्रोग्रेन कार्बाइड ये ही टूल यूज करने हैं। कार्बाइड में भी कई सारे ग्रेड्स होते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर EN24 अनिल या नॉर्मल कंडीशन में है तो यहां पे हार्डनेस आपको क्या मिलेगी, 200 से 200 HB तक की। तो आप हाई क्वालिटी कोटेड कार्बाइड टूल्स यूज कर सकते हो इजीली। यहां पर CBN भी यूज होता है। ठीक है, टर्निंग में आपको पॉजिटिव रेक ज्योमेट्री यूज करनी है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एज चाहिए। ठीक है, और टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मैं आपको देता हूं यहां पर कि इसका यूज करिए। रफिंग में आप कोई भी इंसर्ट यूज कर लो, चाहे आप SNMG यूज कर लो, CNMG यूज कर लो, RNMG यूज कर लो। ठीक है, फिनिशिंग में आप क्या यूज करोगे, DNMG VNMG यूज करोगे, तो ये टर्निंग में भी आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, सरफेस फिनिश आपको बेटर मिलेगी। आप प्रोफाइल यूज कर रहे हो, आप जो है मिलिंग कर रहे हो, मिलिंग में देखो सॉलिड कार्बाइड एनविल तो यूज करनी है विद कॉर्नर रीजन, बुल का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लैट एनविल है, शार्प एज है, वो क्या ब्रेक कर जाता है, तो इसलिए 4 से 5 फ्लूट की आपको एनविल यूज करनी है। और कोटिंग मैंने आपको बताई, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सबसे बेस्ट। हाई स्पीड फिनिशिंग कट्स के लिए आप जो है स्मॉल स्टेप ओवर दे सकते हो। ठीक है, आपको स्टेप ओवर जो है कम से कम रखना है। कूलेंट और एयर ब्लास्ट के साथ काम करना चाहिए। अगर आप EN24 हीट ट्रीटेड होकर 35 से 45 HRC तक पहुंच चुका है तो फिनिशिंग ऑपरेशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसके लिए ना फिर आपको CBN में जाना पड़ता है, या फिर आप जो है माइक्रोग्रेन कार्बाइड यूज करिए। देखो, अगर मशीनिंग की बात करूं तो देखो ग्राइंडिंग भी इसमें जो है एक अच्छा रिजल्ट देता है। ग्राइंडिंग जो है इसमें डायमेंशन कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया देती है। सरफेस फिनिश आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से या फिर सरफेस ग्राइंडिंग से मिल जाती है। अब यहां तक तो हम आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट है आपका EN31। EN31 को बोलते हैं भाई हाई कार्बन हाई क्रोमियम बेयरिंग स्टील। ये EN31 की सबसे स्पेशल चीज ये है कि भाई ये बेयरिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। और बेयरिंग में क्यों यूज करते हैं इसका भी एक रीजन समझ लो। EN31 एक हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है ना 0.95 से लेकर 1.1% तक होती है, और क्रोमियम कितना होता है 1.3 से लेकर 1.6% तक मिलती है। हाई कार्बन और क्रोमियम कॉम्बिनेशन इसको बियरिंग स्टील जैसे बिहेवियर देता है। बियरिंग में क्या चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ट्रांसफर जो है इजीली होता है, हाई वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट के बाद EN31 की हार्डनेस 58 से लेकर 64 HRC तक चली जाती है। ये चीज नोट कर लेना आप, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स बना रहे हो तो ये ना याद रखना, इसका मेन यूज कहां पे होगा, बियरिंग रेस बनाने में, बियरिंग बॉल्स बनाने में, रोलर्स बनाने में, गेजेस बनाने में, पंच बनाने में, डाई बनाने में, और ऐसे पार्ट्स में जहां पर हाई वियर रेजिस्टेंस और हाई हार्डनेस दोनों चाहिए। ये जो स्टील के फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। अगर आप जो है सही जगह पे यूज कर लेते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मेरी लाइफ में ना EN31 ने बहुत बड़ा चेंजेस लाया था जब मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। EN31 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस, और हाई कांटेक्ट स्ट्रेस कंडीशन में ये मटेरियल एक्सीलेंट लाइफ देता है। रोलिंग कांटेक्ट, स्लाइडिंग कांटेक्ट और रिपीटेड कांटेक्ट स्ट्रेस एप्लीकेशंस में EN31 बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी कंपनी के प्लांट हेड फंस गए थे और वहां पर जो है उनको ये कंपोनेंट बना के लगाना था, तो उनको मटेरियल सिलेक्शन में दिक्कत आ रही थी। तो वहां पर जो है मैंने इसका एक सब्स्टिट्यूट दिया था, और उस समय ना ही यूट्यूब था ना ही ऐसे कॉपीज थी जहां पर कि ये डेटा मिल पाए, और वहां पर सिर्फ नॉलेज काम आई और इसकी वजह से मुझे काफी बड़ी ग्रोथ मिली थी। तो ये चीज याद रखना, ये नॉलेज ना कभी भी आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगी। ये नॉलेज जो ना आपको कब किस पॉइंट से जीरो से हीरो बना देगी ना, इसका आपको फायदा तब मिलेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, ना ही किसी ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगी। रीजन बता रहा हूं क्योंकि जो ज्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां पे हो क्या रहा है, जो वहां से पढ़ने वाला स्टूडेंट है 3 महीने ट्रेनिंग कोर्स लिया वही चीज पढ़ा। इंडस्ट्री में काम नहीं। इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे ना तो आपको रियल नॉलेज मिलेगी, और इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं लोग। तो ये देखिए, तो ये सब चीजें जो है ना आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते। आप जब काम करोगे ना और जब अप्लाई करोगे, को कंपेयर करोगे, तब समझ में आएगा। EN31 की जो है ना फायदे तो मैंने बता दिए, लेकिन लिमिटेशंस भी बताता हूं। हाई हार्डनेस के कारण जो है ब्रिटल हो सकता है, और टेम्परिंग अगर आपने सही से नहीं की
तो इसमें जो है क्रैक पड़ सकते हैं। ठीक है, वेल्डेबिलिटी जो है प्रैक्टिकली बहुत ही पुअर है, वेल्डिंग जल्दी नहीं होगी, वेल्डिंग से क्रैक और फटीग बहुत कॉमन है। अगर इसका यूज क्या कर सकते हो, अगर आपकी बेरिंग को जो है रिप्लेसमेंट करना है, बेरिंग नहीं टूट रही है, तो आप जो है इसको हीट कर दो और पानी डाल दो, बेरिंग पट से टूट के बाहर निकलेगी। ये यूज करना लॉजिक बहुत बढ़िया है। अगर बेरिंग को निकालना है, आप खींच के नहीं निकाल सकते बेरिंग को, एक बार लग गई बेरिंग तो उसको तोड़ना पड़ सकता है। कई बार ऐसी शाफ्ट पे फंस जाती है, वो वेल्ड हो जाती है। उस कंडीशन में आपको हीट करना है और उसके ऊपर पानी फेंक देना है, क्रैक होके बेरिंग टूट जाएगी। और ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब हमने इंडस्ट्री में यूज की है और खुद से जो है ये काम करके देखा है, तब हमें ये पता चला है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो ना एक समय के बाद आपको पता चलती है, जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अब देखो मशीनिंग की बात करूं तो देखो मशीनिंग हार्ड एंड कंडीशन में ना बहुत डिफिकल्ट होती है और नॉर्मल कार्बाइड टूल्स जो है इसके ऊपर नहीं चल पाते हैं, इसमें जल्दी वियर आउट होता है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। ये दिखने में EN8 जैसे ही लगेगा, लेकिन जब आप मशीनिंग करोगे तो आपके टूल टूटने लग जाएंगे। तो EN31 की जो मशीनिंग है, इसके टूल सिलेक्शन है, यहां पर जो है आपको यूज क्या करना है, EN31 को आप सॉफ्ट अनिलिंग कंडीशन में मशीनिंग कर सकते हो। तो पहले आप इसके अनिलिंग करवा के इसके ऊपर मशीनिंग कर लो, या फिर अगर आपको हार्ड कंडीशन में करना है तब फिर आपको जो है कार्बाइड, सिरामिक्स या फिर नैनोग्रेन या माइक्रोग्रेन कार्बाइड टूल्स का ही यूज करना है। अब ये टूल्स आपको मंगवाने पड़ेंगे, तभी ये काम करेंगे। तो आपको अच्छी क्वालिटी के कार्बाइड HSS जो टूल होते हैं वो यूज नहीं करने, माइक्रोग्रेन यूज करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में EN31 को हार्ड एंड कंडीशन में मशीन करना पड़ता है, जरूरी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है एक्यूरेसी मिलेगी। बेयरिंग में ना हार्ड एंड कंडीशन में चलता है, तो जब हार्डनेस आपकी 58 से 62 HRC तक पहुंच जाती है, तो मशीनिंग स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है और लाइट डेप्थ ऑफ कट फिनिशिंग ऑपरेशन तक जो है आपको ये जो कार्बाइड इंसर्ट्स हैं वो नहीं चले। उसके लिए आपको CBN इंसर्ट यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर रिजिड सेटअप चाहिए, कूलेंट कंट्रोल चाहिए, आप तब इसके ऊपर मशीनिंग होगी। हाँ, इसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसमें भी आप ग्राइंडिंग करोगे तो एल्यूमिनिया या CBN ग्राइंडिंग व्हील को ही आपको यूज करना है, वही चलेंगे, वरना बाकी और जो ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील्स हैं वो भी वेयर आउट हो जाएंगे। मिलिंग जो है हार्ड एंड कंडीशन में अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ जो है टाइटेनियम सिलिकॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग के साथ यूज करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, स्मॉल स्टेप ओवर और लो डेप्थ ऑफ, हाई स्पीड के साथ यूज करना। हाई स्पीड स्टील ये नहीं काम करेगी भाई, ये तो टूट के बिखर जाएगी इसके आगे। ये मटेरियल पूरी हार्ड एंड कंडीशन में हो तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं। तो ये तो बात हो गई कि भाई EN31 की। अब हम बात करने वाले हैं EN36 केस हार्डनिंग निकेल स्टील के बारे में। ये स्टील भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EN36 एक निकेल क्रोमियम केस हार्डनिंग अलॉय स्टील, इसमें कार्बन कम होता है। कितना परसेंट, 0.12% से लेकर 0.18% तक। इसमें कमेंट करते हैं लोग कि भाई इतना कम कार्बन परसेंटेज है तो इसकी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। तो देखो, स्ट्रेंथ के लिए ना निकेल और क्रोमियम अच्छे लेवल पर होते हैं इसके अंदर। ये स्टील इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी आउटर सरफेस बहुत हार्ड बनाई जा सके और कोर, अंदर का जो मटेरियल है वो टफ रहे और डक्टाइल बनी रहे। ऊपर गियर का जो ऊपरी सरफेस जहां पे टीथ बने वो हार्ड है, अंदर वाला जो है टफ है लेकिन सॉफ्ट है, डक्टाइल है। इससे कार्बोराइजिंग और केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस हार्डनेस क्या रहती है, 58 से 62 HRC तक चली जाती है, लेकिन कोर टफनेस हाई रहती है, यहां पर 28 से 32 HRC तक ही रहती है, जिससे गियर टीथ जो है इंपैक्ट लोड आसानी से हैंडल कर, क्रैक ना पड़े। अगर पूरा का पूरा जो है हार्ड कर देंगे तो गियर टूट जाएगा भाई। लॉजिक समझो, इंजीनियरिंग में ना प्रैक्टिकली समझना पड़ता है हर चीज को। ठीक है, और लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। EN36 का यूज कहां पे करते हो, हैवी लोड गियर्स में, पिनियंस में, शाफ्ट में, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स कंपोनेंट्स, जहां सरफेस पे हाई कांटेक्ट स्ट्रेस हो और अंदर फ्लेक्सिबल कोर चाहिए होती है ताकि वो इंपैक्ट को हैंडल कर सके, वहां पे EN36 ना सबसे आइडियल स्टील मानी जाती है। और ये नॉलेज ना आपको कब काम आ जाएगी ना, इसका कुछ नहीं पता, कब आप जो है इससे कैश कर सकते हो। लिमिटेशंस इसकी बहुत ज्यादा है कि भाई देखो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ना इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। EN36 को बनाना ना इतना आसान नहीं है। कार्बोराइजिंग डेप्थ और यूनिफॉर्मली जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको नहीं कंट्रोल किया तो क्रैक डेवलप होगा। मटेरियल कॉस्ट भी EN8 के कंपैरिजन में भाई कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि निकेल जो है ना एक्सपेंसिव अलॉइंग एलिमेंट है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ना ये सब चीजें जो है परसेंटेज कंपोजिशन को मेंटेन करना पड़ता है। थिन सेक्शंस पे अगर आप केस डेप्थ ज्यादा कर दी तो टूल ब्रिटल हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है आपका टूथ जो है ना उसका वो ब्रिटल हो गया तो वो क्रैक पड़ जाएगा। EN36 की जो मशीनिंग स्ट्रेटजी है और टूल को जो सिलेक्शन करने की स्ट्रेटजी है वो दो कंडीशन में की जाती है। ठीक है, पहला केस हार्डनिंग से पहले, मतलब कि जो टीथ है वो हार्ड नहीं हुए हैं उससे पहले आपको मशीनिंग करनी है, साइज मेंटेन कर। अब मटेरियल अभी क्या है, सॉफ्ट होता है उस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कम है। इस कंडीशन में आपको नॉर्मल अलॉय स्टील की तरह ही ना कोटेड कार्बाइड टूल से आप इसमें आसानी से मशीनिंग कर सकते हो। टर्निंग, मिलिंग दोनों के लिए ना कार्बाइड टूल आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पी ग्रेड का जो कार्बाइड इंसर्ट्स होती हैं वो यूज कर लीजिए। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ ना ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। टूथ जो है प्रोफाइल मशीनिंग, हॉबिंग, शेपिंग भी इसी स्टेज पर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड कंडीशन आती है ना, उसको बोलते हैं भाई केस हार्डनिंग के बाद। जब सरफेस जो है 58 से लेकर 62 एचआरसी के आसपास हो, इस स्टेट में केवल फिनिशिंग करेक्शन करनी होती है, मतलब कि आपको साइज मेंटेन करना होता है, तो उसमें ग्राइंडिंग करते हैं या फिर लाइट हार्ड टर्निंग पॉसिबल होती है। अब क्योंकि पहले तो ज्यादातर जो है ग्राइंडिंग से ही कर सकते थे, गियर ग्राइंडिंग में स्पेसिफिक प्रोफाइल ग्राइंडिंग व्हील्स यूज की जाती है, लेकिन आजकल मशीनिंग में भी बहुत अच्छी चीज मिल जा रही है। सीबीएन का जो है हम लोग टर्निंग इंसर्ट यूज करके उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं। हार्ड टर्निंग में सीबीएन टूल ना बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ये आपको कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको जी कोड और एम कोड बताते हैं। लेकिन अगर आपकी जो है प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स आ रही है और जहां पे टर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर क्या ऑप्शन है, वहां पे सिर्फ आप सीबीएन ग्रेड के ही ग्राइंडिंग व्हील्स यूज करेंगे। ये याद रखिएगा, ये चीजें जो है ना आपको काम आएंगी। तो ये तो बात कर दी भाई EN36 के बारे में। अब नेक्स्ट जो ग्रेड है वो है आपका EN353। ये भी गियर स्टील है, कार्बोनाइजिंग स्टील है। EN35 भी 36 के जैसा ही है बिल्कुल। एक केस हार्डनिंग जो है पॉसिबिलिटी है इसमें, कार्बोनाइजिंग अलॉय स्टील भी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग। कार्बन जो है इसमें 0.15 से लेकर 0.2% होता है। मैंगनीज और क्रोमियम इसमें अच्छे लेवल पर हो, ताकि सरफेस हार्डनेबिलिटी जो है इसकी बढ़े और कोर टफ बना रहे। EN353 का जो मेन यूज है ऑटोमोटिव गियर, शाफ्ट, पिनियंस, और जहां पे सरफेस हार्ड और अंदर टफ कोर चाहिए, वहां पर जो है EN353 का यूज होता है। कार्बोराइजिंग के बाद ना सरफेस हार्डनेस 58 से 60 एचआरसी तक अचीव की जा सकती है और कोर भी 30 से 35 एचआरसी के आसपास टफ रहती है। तो दो चीजें हैं, एक ही मेटल में दो हार्डनेस मिल रही है, सरफेस पे और कोर में। EN353 के जो बेनिफिट्स हैं उसको समझ लीजिए। बेनिफिट्स जबरदस्त है। EN353 कॉस्ट में EN36 से सस्ता है और ऑटोमोटिव गियर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है, पैसा भी तो बचाना है भाई, तो वहां पर EN353 यूज कर लो। सरफेस हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी मिल रही है। कोर इंपैक्ट, लोड विथस्टैंड कर लेता है ये। तो ये चीज जो है बहुत मैटर करती है। आप डेवलपमेंट फेज में हो, कोई ऐसा पार्ट बना रहे हो, ऐसी मशीन बना रहे हो, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। हीट ट्रीटमेंट में कंट्रोल जरूरी है। केस डेप्थ और केस हार्डनेस दोनों सही मेंटेन करनी होती है। आप अगर मशीन के लिए मटेरियल खरीद भी रहे हो ना, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है रिपोर्ट अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, भाई ये चीज हमारे लिए सही है नहीं है, ठीक है। और वेल्डेबिलिटी देखो इसमें थोड़ी सी लिमिटेड है। सरफेस ग्राइंडिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन से हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है ये रिजल्ट दे सकता है। लेकिन EN353 की मशीनिंग करने के लिए आपको जो है वही टूल आपको कार्बाइड के यूज करने पड़ेंगे, माइक्रोग्रेन और नैनोग्रेन कार्बाइड। केस हार्डनिंग से पहले EN353 को मशीन करना बहुत आसान है, P ग्रेड के कार्बाइड टूल से कर सकते हो। लेकिन जैसे केस हार्डनिंग हो गई, उसके बाद फिर आपका CBN चलेगा। CBN के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। टर्निंग, हॉबिंग, मिलिंग सब नॉर्मल अलॉय स्टील की तरह ही चला जाता, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो देखो इस पार्ट में ना मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है EN ग्रेड के जो पॉपुलर ग्रेड्स है। बाकी के जो नेक्स्ट ग्रेड है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो को आप जो है इसके बाद देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो है प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, और दूसरा फेसबुक पर भी मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डाई मोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और अगर आप फॉर्जिंग के लिए P20 यूज कर रहे हो और प्लास्टिक मोल्ड के लिए H13 स्टील यूज कर रहे हो, तो आप अपना पैसा, टाइम और प्रोडक्शन सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि H13 और P20 का काम ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको मटेरियल के हिसाब से मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। यहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं डाई स्टील के बारे में। आज हम डिटेल में समझेंगे कि H13 और P20 स्टील का यूज कहां पर होता है, कौन सा स्टील कौन से डाई के लिए बेस्ट है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया स्टील टाइप और वर्किंग एनवायरनमेंट किस टाइप का होना चाहिए। आप समझते हैं H13 को। H13 एक हॉट वर्क टूल स्टील है। इसका काम होता है कि भैया एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल कर। P20 एक प्लास्टिक मोल्ड स्टील है। इसका काम होता है मॉडरेट मतलब कि मीडियम टेम्परेचर पे हाई सरफेस फिनिश और स्मूथ प्रोडक्शन देना। आपको समझना यह है H13 को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अपनी पावर जो है मेंटेन करके रखे। इसमें होता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम। ये जो स्टील है वो हॉट हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस और थर्मल फटीग रेजिस्टेंस के लिए मानी जाती है। ये जो है ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिलती है। हीट ट्रीटमेंट के बाद H13 की जो हार्डनेस होती है वो 48 से लेकर 52 HRC तक जाती है। और समझ लीजिए कि भैया H13 का जो बिहेवियर हाई टेम्परेचर प्लस हाई लोड प्लस
रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग की जो प्रॉब्लम है इसमें भी ये क्रैक नहीं करेगा। सबसे अच्छी चीज इसकी यही है, इसीलिए H13 का यूज होता है हॉट फॉर्जिंग डाइस के अंदर, डाई कास्टिंग डाइस के अंदर, एक्सट्रूशन डाइस के अंदर होता है और हॉट शीयर ब्लेड्स में भी जो है इसका यूज होता है। समझ गए? देखो H13 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील है, लेकिन P20 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसका यूज सही जगह पे आपको पता हो। P20 ना एक प्री हार्डेंड स्टील है, मतलब कि पहले से हार्ड करके आता है। जो नॉर्मली आपको 28 से 34 HRC तक की जो हार्डनेस है वो आपको डायरेक्ट जो है सप्लायर एंड से मिल जाती है, और इसी का ये फायदा होता है कि आपको हार्डनिंग के बाद डिस्टॉर्शन की टेंशन नहीं होती और मशीनिंग जो है आपको बहुत इजी मिल जाती है, क्योंकि P20 पे मशीनिंग करना बहुत आसान होता है। P20 में क्या होता है, निकेल होता है जो स्टील को टफनेस और यूनिफॉर्म हार्डनेस देता है। सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई P20 का बिहेवियर क्या है। ये क्या करता है, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब मीडियम रेंज के टेम्परेचर पे और हाई सरफेस फिनिश जॉब में और लॉन्ग प्रोडक्शन रन में ना सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, इसीलिए P20 का यूज होता है आपका इंजेक्शन मोल्ड्स में, ब्लो मोल्ड्स में और डाई कास्टिंग मोल्ड बेसिस में। दूसरा आपका जो प्लास्टिक बॉटल्स की जो मोल्ड्स होते हैं वहां पर भी P20 यूज होता है, क्योंकि P से प्लास्टिक होता है, तो ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, H से हार्डनेस प्लस हॉटनेस दोनों चीजें मिलती हैं, तो ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि भैया ये कहां यूज होगा। H13 हाई टेम्परेचर स्टील है, P20 मॉडरेट टेम्परेचर प्लास्टिक मोल्ड स्टील है। ठीक है, H13 की हार्डनेस ज्यादा होती है, P20 की मशीनेबिलिटी आपको बेटर मिलेगी। H13 में थर्मल क्रैकिंग जो है होती ही नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, और P20 क्या है, एक्सीलेंट पॉलिशिंग जो है आपको फिनिशिंग बेटर मिलती है, इसीलिए जो है ये प्लास्टिक मोल्ड्स में यूज होती है। अगर डाई फॉर्जिंग, हॉट एक्सट्रूशन या डाई कास्टिंग का काम है आपके पास, तो आप H13 मटेरियल की जो है मंगाइए और उसकी जो है डाई। ठीक है, अगर आप प्लास्टिक मोल्डिंग का काम कर रहे हो तो P20 यूज करो। सिंपल से आपको समझना पड़ेगा कि भैया हाई हार्डनेस, हाई टेम्परेचर H13, हाई सरफेस फिनिश, प्रोडक्टिविटी बेटर चाहिए और प्लास्टिक मोल्ड पे काम करना, P20 यूज करो। सिंपल सा लॉजिक है। और H13 और P20 का जो डिफरेंस है वो सिर्फ स्टील का नहीं है, ये प्रोसेस इंजीनियरिंग का डिसीजन है। ठीक है, राइट मटेरियल मतलब कि आपकी लॉन्ग डाई लाइफ प्लस लो मेंटेनेंस और हाई प्रॉफिट आपको मिले। और देखो हॉट हार्डनेस पे काम कर रहा है ना, कभी पानी मत छिड़कना डाई के ऊपर, वरना क्रैक आ जाए। एक जो है फाइनल टिप आपको देके जा रहा हूं, कभी भी पानी छिड़क के जो है ठंडा नहीं करना डाई, तो उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो डाई की जो लाइफ है ना, आप अगर सोच रहे हो कि 1 लाख स्टॉक्स तक जाएगी, तो वो मुश्किल से 100-200 स्टॉक्स में ही जो है क्रैक पड़ जाए, ये याद रख। बाकी देखो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप रॉन्ग स्टील चूज करते हो तो डाई क्रैक होती है, टूल लाइफ कम होती है और कंपनी का लॉस सबसे ज्यादा होता है। आज समझेंगे हम 4140 स्टील और D2 डाई स्टील के बारे में। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। और आज हम इंजीनियरिंग स्टाइल में क्लियर करेंगे 4140 अलॉय स्टील और D2 डाई स्टील का जो रियल डिफरेंस है वो क्या होता है। 4140 स्टील को जो है क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील बोलते हैं और ये होती है मीडियम कार्बन स्टील। इसमें हाई टफनेस प्लस गुड मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है। अब D2 स्टील की बात करें यानी डाई स्टील की, तो इसको बोलते हैं हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोल्ड वर्क डाई स्टील, जो कि बहुत ही हाई हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस के लिए पॉपुलर है और D2 को जो है किसी भी पहचान की जरूरत। ठीक है, तो 4140 क्या है, ज्यादा टफ होती है, शॉक लोड को अच्छा हैंडल करती है, हीट ट्रीटमेंट के बाद स्ट्रॉन्ग कोर स्ट्रेंथ इसके अंदर मिलती है। D2 है बहुत ही हार्ड है, लेकिन वियर रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको, लेकिन टफनेस जो है इसके अंदर थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू 4140। मशीनिंग और हीट ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखो 4140 जो है मशीनिंग बहुत आसानी से हो सकती है, फॉर्जिंग इसमें पॉसिबल है, कुंचिंग और टेम्परिंग से जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। D2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इसमें मशीनिंग बहुत डिफिकल्ट, मतलब नॉर्मल जो टूल्स हैं उनका यूज नहीं हो सकता, और हीट ट्रीटमेंट के बाद तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। नॉर्मली आपको 58 से लेकर 62 HRC तक चली जाएगी। अब इसमें कार्बाइड टूल नहीं चलते, इसके अंदर फिर CBN यूज होता है। 4140 क्या है, इसका यूज आप कर सकते हो शाफ्ट्स के अंदर, गियर्स के अंदर, स्पिंडल्स के अंदर, टूल होल्डर्स बना सकते हो इससे, बोल्ट्स बना सकते हो और क्रैंक शाफ्ट भी इससे बना। लेकिन D2 टूल का जो यूज है वो आपका ब्लैंकिंग डाइज में होता है, कटिंग डाइज में होता है, पंचिंग टूल्स बनाने में होगा, शेयर ब्लेड्स बनाने में होगा और फॉर्मिंग डाइज को बनाने के लिए जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सिलेक्शन का जो है सिंपल सा रूल है, अगर आपको हाई टफनेस प्लस डायनामिक लोड चाहिए तो आप 4140 यूज करो, लेकिन आपको अगर एक्सट्रीम वियर रेजिस्टेंस प्लस डाई लाइफ को बढ़ाना है तो आप D2 डाई स्टील। याद रखो हर हार्ड स्टील जो है बेस्ट नहीं होता, राइट एप्लीकेशन के लिए राइट स्टील सेलेक्ट करना ही इंजीनियरिंग है। बाकी देखो मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो करके लाइक बटन भी दबा सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। स्टेनलेस स्टील बोलते ही लोग सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि ये भाई जंग नहीं पकड़ेगा। एक चीज तो मैंने ये देखी है
लेकिन इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील सिर्फ करोजन रेजिस्टेंस के लिए जो है नहीं जाना जाता है, स्ट्रेंथ, हीट रेजिस्टेंस और हाइजीन के लिए यूज होता है भाई। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हर स्टेनलेस स्टील ना सेम नहीं होता। एक चीज तो आप अपने मन में ये चीज आज क्लियर करके मानो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेनलेस स्टील को सिर्फ ग्रेड के नाम से नहीं, इंजीनियरिंग लॉजिक से समझाने की पूरी कोशिश करूं। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा का पूरा जो है सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको क्लैरिटी माइंड में आ जानी चाहिए। स्टेनलेस स्टील ना एक अलॉय स्टील है जिसमें मिनिमम 10.5% तो क्रोमियम होता ही होता है। क्रोमियम जो है हवा से ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन जो है करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, एक थिन इनविजिबल जो है लेयर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कि भैया पेसिव लेयर। ये पेसिव लेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये लेयर ही ना स्टेनलेस स्टील को करोजन से प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही लेयर जो है स्क्रैच कर दोगे तो ये खुद को हील कर ले, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। इसी को जो है सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो स्टेनलेस स्टील के अंदर खुद। अब इस पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन थ्योरी को मैं समझाने वाला हूं इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील को माइक्रो स्ट्रक्चर के बेस के क्लासिफाई किया जाता है। बेस जो होता है ना इसका, उसको 4 मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्लियर जो है डिवाइड किया जाता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं आपको ना सीएनसी मशीनिंग के एंगल से समझाऊंगा कि ये 4 मेन कैटेगरी में जो है स्टेनलेस स्टील को डिवाइड होता है। सबसे पहली कैटेगरी है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, सेकंड है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, थर्ड है आपका मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, और चौथा है आपका डुप्लेक्स सुपर स्टील। अब ये चारों स्टील्स की जो कैटेगरी के अंदर जो ग्रेड्स आते हैं उनको समझ। हर कैटेगरी का जो बिहेवियर है वो मशीनिंग में ना अलग अलग होता है। जैसे आप मशीनिंग करेंगे उन पे रिएक्शन अलग लगाएगी। आप समझिए कि क्या रिएक्शन आती है, इसको भी समझना जरूर। सबसे पहले जो है बात करते हैं हम ऑस्टेनाइटिक, सबसे पॉपुलर ग्रुप है ये, ठीक है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब इसमें समझना क्या है आपको, ये ग्रुप जो है नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब चुंबक लगाओगे तो चिपकेगी नहीं, ये तो सबको पता है। और सबसे ज्यादा करोजन रेजिस्टेंस जो है इसी ग्रुप में आपको मिलेगा। इसकी केमिकल थ्योरी समझा देता हूं आपको। इसमें क्रोमियम के साथ जो है निकिल ऐड होता है। निकिल स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है और टफनेस जो है इसकी बढ़ा देता है। टफ जो करता है वो निकिल करता है, ठीक है। अब इसमें जो ग्रेड है, सबसे कॉमन ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, जो सबको पता होगी, SS 304 मोस्ट कॉमन ग्रेड है। SS 304 इंडस्ट्री का ना ब्रेड एंड बटर बोलते हैं, मतलब कि रोजी रोटी है। मटेरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि भाई मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको ये हर इंडस्ट्री में यूज होती है। चाहे आप देखो फूड इंडस्ट्री हो, डेयरी हो, फार्मा हो, किचन इक्विपमेंट हो, ठीक है, और पाइपिंग इंडस्ट्री हो, सब में जो है ये वाली स्टील आपको मिल जाएगी। ये सबसे पॉपुलर है। थ्योरी सिंपल सी है इसकी, करोजन रेजिस्टेंस जो है इसकी सबसे बढ़िया होती है। लेकिन मशीनिंग के टाइम ये जो है वर्क हार्डनिंग की प्रॉब्लम आती है। अब वर्क हार्डनिंग में समझा देता हूं क्या होता है। मतलब कि थोड़ा भी टूल अगर इसके ऊपर रगड़ गया तो मटेरियल क्या अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है, तो इसीलिए टूल जो है यहां पर टूटता जाता है। तो इसकी भी टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको और चीजें बताता हूं कि देखो एक और भी ग्रेड है SS 316, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाई करोजन ग्रेड। इसमें क्या है, SS 316 में मोलिब्डेनम जो है ऐड होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम से क्या होता है, इसमें क्लोराइड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है इसकी बढ़ जाती है। इसीलिए जो है इसको सबसे ज्यादा समुद्र में यूज करते हैं। मरीन ग्रेड में आपको ये यूज होता हुआ मिलेगा। केमिकल जो है, केमिकल से अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, प्रोटेक्शन बढ़िया मिलता है। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, मेडिकल है, इम्प्लांट जहां पर होते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स, वहां पर यूज होता है। देखो मशीनिंग थ्योरी समझ लो, 304 से भी ज्यादा ये टफ होता है और टूल लाइफ जो है इसमें बहुत कम मिलती है। तो यहां पर जो है आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब एक और ग्रेड आता है SS 321 हाई टेम्परेचर ग्रेड। SS 321 में ना टाइटेनियम जो होता है वो एज ए कंपोजिशन ऐड होता है। टाइटेनियम कार्बाइड जो है फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये चीज जो है, मेन चीज क्या होता है इसका यूज कहां करोगे, एग्जॉस्ट सिस्टम में आप इसका यूज करते हो, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर में भी जो है ये ग्रेड यूज होती है। लेकिन अब हम जो सेकंड कैटेगरी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेकंड है आपकी ऑस्टेनाइटिक मशीनिंग, ठीक है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में क्या होता है ये समझ लो। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्क हार्डनिंग। और जो चिप्स होती है ना वो ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होती। और इसमें हीट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब कि अगर आपका हीट सही तरीके से डिसिपेट नहीं होती, निकलती नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, टूल वियर जल्दी हो जाता है। इसीलिए ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में सीएनसी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही माना जाता है कि इसके ऊपर मशीनिंग कैसे करोगे। मशीनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस ग्रेड में आती है, ठीक है। तीसरी जो ग्रेड आती है वो आपकी आती है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। फेराइटिक को समझ लेते। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील में ना निकल नहीं होता, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, सस्ता है। अब सस्ता है इसका मतलब क्या है
कि भैया ये मैग्नेटिक होता है, कहने को तो स्टेनलेस स्टील है लेकिन इसमें अगर चुंबक लगाओगे चिपक जाएगा, और कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होती है इसमें जो ग्रेड आती है वो मैं आपको बताता हूँ। SS430 जो है ये आपको कहां पे यूज होगी, ये डेकोरेटिव पार्ट्स में यूज होता है, मतलब सजावट के कामों में ये लोग यूज करते हैं। ऑटोमोटिव जो ट्रिम्स होते हैं उसमें यूज होता है, अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज करते हैं। ठीक है, मशीनिंग थ्योरी आप समझ लो इसकी बहुत सिंपल सी है। SS304 के कंपैरिजन में मशीनेबिलिटी जो है इसमें बहुत आसान होती है। इसमें आप कुछ भी जो है टूल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कटिंग। तो ये जो भी SS है, वर्क हार्डनिंग जो है, वर्क हार्डनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसमें नहीं आती। मशीनिंग इतनी ईजी है। ठीक है, तो अब जो एक और ग्रेड आती है आपकी मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील में जो है हीट ट्रीटमेंट जो है आसान होता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है इसमें क्या होता है, इसमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हीट ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ता है। अब इसमें जो ग्रेड्स आती है वो समझ। मार्टेनसाइटिस की ये जो ग्रेड है SS410, इसका यूज कहां पे करोगे, इसका यूज करते हैं हम शाफ्ट्स को बनाने में, वॉल्स को बनाने में, और फास्टनर्स होते हैं उसको बनाने। इसकी मशीनिंग थ्योरी थोड़ी समझ लेते। देखो, हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से जो कटिंग फोर्स है वो इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें थोड़ी सी टिपिकल आती है। उसके बाद दूसरी एक ग्रेड आती है SS420। SS420 भी जो है हाई कार्बन मार्टेनसाइटिक ग्रेड होती है। इसमें भी जो है मशीनिंग की प्रॉब्लम आती है। अब इसका यूज कहां पे होता है, 420 का यूज करते हैं हम जो चाकू होते हैं उनको बनाने में, जो सर्जरी करते हैं उनके टूल्स बनाने में, और डाइज बनाने में भी ये काम आता है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है मशीनिंग और टफ हो जाती है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो हीट ट्रीटमेंट के बाद आती है, और हीट ट्रीटमेंट के बाद ही इसमें मशीनिंग करनी पड़ती है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत करती है। लेकिन जो नेक्स्ट ग्रेड है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है, बेसिकली ऑस्टेनाइटिक प्लस फेराइटिक, इन दोनों का ना एक मिक्सचर होता है। इसका मेन गोल क्या होता है, इसका मेन गोल होता है कि भैया हाई स्ट्रेंथ मिल जाए मेटल को, और करोजन रेजिस्टेंस, दोनों चीजें जो है इसमें मिल जाए। इसमें देखो ग्रेड आपकी आती है 2205 डुप्लेक्स, और इस ग्रेड का जो यूज होता है वो कहां पे करते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में करते हैं, प्रेशर वेसल्स बनाने में, जो टैंक्स होते हैं उनमें बनाने के काम करते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बनाने में काम आता है। ठीक है, मशीनिंग थ्योरी इसकी सिंपल सी है भैया, स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ना कटिंग फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से टूल सिलेक्शन और आरपीएम कंट्रोल जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अब इसमें जो टूल्स लगते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सीएनसी मशीनिंग थ्योरी जो है ना बहुत सिंपल सी है। स्टेनलेस स्टील मशीनिंग का जो गोल्डन रूल है कि भैया आप कभी भी टूल को रगड़ो मत, नेवर रब, ऑलवेज कट। अगर आपने जो है उसको रगड़ा तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वर्क हार्डनिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो आप कभी भी लो आरपीएम आप जो है इसमें मत यूज करो, स्टेबल कटिंग रखो। ठीक है, हाई आरपीएम भी जो है इसके लिए दिक्कत करता है, एक स्टेबल कटिंग चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपको शार्प टूल चाहिए, जो टूल है ना शार्प एज वाले चाहिए। गलत टूल कोटिंग आपने अगर यूज करी तो भी जो है इसके अंदर जो है डिजास्टर ही मिलेगा, टूल आपको उसकी लाइफ नहीं मिलने वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अगर गलत कोटिंग सेलेक्ट कर ली, गलत कोटिंग का मतलब देखो टाइटेनियम नाइट्राइड इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर लाइफ नहीं मिलने, तो आप जो है टाइटेनियम नाइट्राइड कोटेड टूल कभी यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग वाले जो है कार्बाइड टूल यूज करिए, या फिर दूसरी कोटिंग आपको यूज करनी है एल्यूमिनियम क्रोमियम नाइट्राइड। ये जो है ये वाली जो कोटिंग वाले टूल्स हैं वो यूज करिए, इसमें आपको अच्छी लाइफ मिल जाएगी। दूसरा, नैनो ग्रेड जो है कार्बाइड होता है उसमें भी मल्टी लेयर कोटिंग चल जाएगी, उसके ऊपर जो है आपको हीट रेजिस्टेंट कोटिंग चाहिए होती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के लिए जो है हीट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बहुत जल्दी हीट पकड़ता है, और हीट पकड़ते ही जो है वो अपने आप को जलने लगता है, जलते ही जो है वर्क हार्डनिंग की प्रॉब्लम। और वर्क हार्डनिंग में क्या होता है, वर्कपीस जो है हार्ड हो जाता है, हार्ड हो गया तो मशीनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो सेम टूल जो है आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई आप सेम टूल एल्यूमिनियम पे यूज नहीं करोगे, और सेम टूल जो है स्टेनलेस स्टील के लिए यूज नहीं करोगे, दोनों के लिए अलग रखना। फीड कम रखना, टूल जो है आपने फीड कम कर दी तो भी आपका जो है टूल जला जाएगा, क्योंकि फीड आपको हाई चाहिए। ठीक है, टूल आपको शार्प चाहिए, डल वाला भी यूज करे तो भी हो गया, तो भी गया। और कूलेंट को आप इग्नोर मत करो, कूलेंट तो आपको चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का। स्विस ब्लेज यूज करिए, बहुत बढ़िया जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। अब स्टेनलेस स्टील जो है सॉफ्ट नहीं होती, ये क्या है, ये ऐसा मटेरियल है ना, इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग है, ये अपने आप को हार्ड करने की जो है टेंडेंसी रखता है। जो इंजीनियर ना स्टेनलेस स्टील को समझ गया वो मशीनिंग के लिए ना 70% जो गेम है ना वो जीत जाता। ग्रेड को समझ लो, माइक्रो स्ट्रक्चर को समझ लो, टूल का लॉजिक आप अपने आप फॉलो करो, ठीक है, तो आपके मशीनिंग में कोई फेल नहीं कर सकता। स्टेनलेस स्टील मशीनिंग ना टफ है, मैं मानता हूं ये बहुत टफ होती है, इतना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप सही पैरामीटर यूज कर रहे हो तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। बस देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने प्रैक्टिकली काम करना होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी वाले इंसान से ट्रेनिंग ले ली तो आप अगर रिजल्ट निकालने बैठोगे इंस्टीट्यूट में तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने। रीजन क्या है, देखो थ्योरी वाला सिर्फ आपको ये बता देगा जी ये सॉफ्टवेयर पे ये कमांड लगा के चला दो। क्या वो प्रोग्राम आप हार्ड मेटल पे चला सकते हो, सॉफ्ट मेटल पे चला सकते हो, दोनों जगह पे एक ही प्रोग्राम चला सकते हो? अगर पैरामीटर आपके गलत हुए तो क्या करोगे? तो पैरामीटर्स को भी समझना है, टूलिंग को भी समझना है, मटेरियल ग्रेड को भी समझना है,
और मशीन को भी समझना, मशीन की एक्यूरेसी भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? आपको अगर मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो देखो मैं सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग देता हूं ऑफलाइन, और 6 महीने जो ट्रेनिंग रहती है मेरी वो ऑनलाइन रहती है। तो 2 टाइप के जो ट्रेनिंग्स हैं उनमें से आपको ज्वाइन करना है। तो आप जो है जनवरी से लेकर जून तक जो है आप मेरे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्रेनिंग सेंटर्स पे। इसके लिए मुझे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी के 6 महीने जो है आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते। बने रहिए इस वीडियो के साथ, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एल्यूमिनियम मशीनिंग तब इजी लगती है जब ग्रेड समझ में आ जाता है। इंडस्ट्री में सब एल्यूमिनियम सेम नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। आज हम सिर्फ 2 सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज डिटेल में समझेंगे, जिसमें कि 6XXX सीरीज और 7XXX सीरीज। ये 2 ऐसी एल्यूमिनियम की सीरीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ये दोनों सीरीज ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस तक सबसे ज्यादा यूज होने वाली एल्यूमिनियम की सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6XXX सीरीज एल्यूमिनियम के बारे में, जिसमें कि हम मैग्नीशियम प्लस सिलिकॉन अलॉय जो है मिक्स होता है। 6X सीरीज जो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये अलॉय हीट ट्रीटेबल होती है और सीएनसी मशीनिंग के लिए सबसे बैलेंस्ड मटेरियल मानी जाती है। स्ट्रेंथ भी बहुत ही अच्छी मिलती है, मशीनेबिलिटी भी इसके अंदर अच्छी मिलती है, और करोजन रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही डिसेंट है। अब जब 6X सीरीज की बात हो रही है तो इसमें जो है कॉमन ग्रेड्स के बारे में समझते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रेड्स हैं 6061, 6063 और 6082। सबसे पहले बात करते हैं 6061 एल्यूमिनियम अलॉय। सीएनसी इंडस्ट्री का ये किंग माना जाता है। 6061 एल्यूमिनियम सीएनसी वर्कशॉप का सबसे फेवरेट मटेरियल माना जाता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल, ये मशीनिंग में बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि आसानी से आप इसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हो। चिप वेल्डिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें कम होती है। सरफेस फिनिश जो है आपको इसमें बेटर मिलती है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो बहुत ही रिलायबल मानी जाती है। इसका देखो एप्लीकेशन क्या है, जिग्स, फिक्सचर्स, मशीन पार्ट्स, ब्रैकेट्स, हाउसिंग फ्रेम्स, इनमें जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मशीनिंग बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो 6061 जो है इजीली कट हो जाता है। टूल का जो प्रेशर है वो भी कम आता है इसके ऊपर, इसलिए बिगिनर्स के लिए जो है ये बेस्ट ग्रेड मानी जाती है। उसके बाद आती है आपकी 6063 एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं भाई एक्सट्रूशन फ्रेंडली एल्यूमिनियम। 6063 एल्यूमिनियम ज्यादातर एक्सट्रूशन प्रोफाइल में यूज होता है। इसकी सरफेस फिनिश जो है नेचुरल ही स्मूथ होती है। एप्लीकेशन यहां पे इसको करते हैं आप आर्किटेक्चरल फ्रेम्स जो होते हैं उनमें यूज होता है, प्रोफाइल्स बनाने में होता है, या फिर डेकोरेटिव पार्ट्स में भी होता है। ठीक है, मशीनिंग नोट्स की बात अगर मैं करूं तो देखो स्ट्रेंथ जो है 6061 से इसमें कम होती है, लेकिन फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए ये बेटर आपको फिनिश दे। लेकिन इससे भी बढ़िया है आपका 6082 एल्यूमिनियम, जो कि स्ट्रॉन्गर माना जाता है। 6082 एल्यूमिनियम 6061 से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। यूरोप और स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में जो है आपका 6082 जो है काफी पॉपुलर। हैवी ड्यूटी फ्रेम्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। कटिंग फोर्स जो है थोड़ी सी ज्यादा लगती है इसमें, लेकिन फिनिशिंग भी इसमें जो है कंट्रोल में रहती है। ज्यादा तो नहीं बोल सकते ना कम बोल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में रहते हैं। देखो जब आप एल्यूमिनियम पे मशीनिंग कर रहे हो तो इसके जो है टूल सिलेक्शन का जो है समझना जरूरी है। 6X सीरीज के लिए टूल ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर जो आपके लिए बेस्ट टूल माने जाते हैं वो आपके सॉलिड कार्बाइड एंड मिल मिलते हैं। देखो अगर मैं टूल की ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें 2 फ्लूट या फिर 3 फ्लूट की एंड मिल यूज करते हैं। हमेशा जो है आपको हाई पॉजिटिव रेक एंगल वाली जो है एंड मिल यूज करनी है। कटिंग फोर्स भी जो है आपको इसमें बढ़िया मिलेगा। पॉलिश फ्लूट होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिश फ्लूट का मतलब है कि भाई आपको जो है फिनिशिंग तभी आपको बेटर मिले, और कटिंग एज जो है शार्प होना चाहिए। 4 फ्लूट जो है स्टील टूल एल्यूमिनियम में जो है चिप जाम कर सकती है, इसीलिए 4 फ्लूट के एंड मिल का कभी यूज नहीं करना। अगर आप यूज कर रहे हैं, कहीं पर यूज हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि उसको जो है टूलिंग की नॉलेज। एल्यूमिनियम में ना 2 फ्लूट या 3 फ्लूट, इससे ज्यादा यूज नहीं। ठीक है, कोटिंग की बात कर लेता हूं मैं। कोटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जो है ना एल्यूमिनियम के अंदर चिप वेल्डिंग की प्रॉब्लम होती है। चिप वेल्डिंग मतलब कि अगर हीट गर्म कर जाएगा ना टूल आपका, तो उस पे क्या होगा, एल्यूमिनियम चिपक जाता है, इसी को वेल्डिंग बोलते हैं। यहां पर जो है आपको कौन से टूल यूज करने हैं, यहां पर आपको डीएलसी कोटिंग वाले टूल यूज करने हैं, या फिर जिरकोनियम नाइट्राइड कोटिंग यूज करनी है। ये 2 कोटिंग ऐसी है जो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के ऊपर यूज होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जो है टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम क्रोमियम नाइट्राइड यहां पर गलती से भी यूज कर रहे हो ना, तो वो क्या होगा, उसमें चिप वेल्डिंग की प्रॉब्लम होगी, वो काम नहीं। ठीक है, अब यहां तक आपने समझ लिया है, तो अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। अब हम 7X सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, 7X सीरीज जो है एल्यूमिनियम जिंक बेस्ड अलॉय होती है। इसके अंदर जिंक, इस सीरीज का गोल होता है कि भैया मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है एल्यूमिनियम के अंदर डेवलप होनी। कई केसेस में 7X सीरीज जो है एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ स्टील के बराबर देता है। 7X सीरीज जो है
एल्यूमिनियम के बराबर स्ट्रेंथ दे रहा है, लाइट वेट भी होता है, तो इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 7075 जो एल्यूमिनियम ग्रेड है वो स्टील का कॉम्पिटिटर है। 7075 एल्यूमिनियम का सबसे फेमस जो है 7X ग्रेड माना जाता है। इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज वहां पर होता है जहां पर आपको वेट कम चाहिए और स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, ठीक है। वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो जो है इसका ज्यादा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एरोस्पेस पार्ट्स में, डिफेंस के कंपोनेंट्स बनाने में, एयरक्राफ्ट की फिटिंग्स बनाने में, और जो रेसिंग कार्स होती हैं उनके कंपोनेंट्स बनाने में 7075 एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होता है। बहुत ही पॉपुलर ग्रेड है ये। लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम है, इजी कट हो जाएगा, लेकिन भाई 7075 जो है एल्यूमिनियम सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। इसमें ना टूल जल्दी वेयर आउट हो जाता है। तो ये जो गलतफहमी है ना कि एल्यूमिनियम सॉफ्ट है, काट लोगे आसानी से, वो ग्रेड के हिसाब से 7075 में ना कटिंग फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। टूल वियर इसमें बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, और गलत टूल आपने यूज किया तो टूल लाइफ जो है ना आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये कहने के लिए होता है कि एल्यूमिनियम सॉफ्ट, वो एल्यूमिनियम अलॉय है। 7075 जो है 7X सीरीज के लिए टूल स्ट्रेंथ और एज क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहां पर आपको टूल रिकमेंडेशन बता देता हूं। इसमें आपको प्रीमियम सॉलिड कार्बाइड एनिमल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है स्ट्रॉन्ग कोर की। कोर डायमीटर इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शार्प बट रीइंफोर्स्ड एज चाहिए। एंडमिल का सिलेक्शन देखो मैंने सिंपल से आपको बता रखा है। इसमें भी आपको जो है 2 फ्लूट की एंडमिल नहीं यूज करना, इसमें आप 3 फ्लूट की एंडमिल को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। 4 फ्लूट वाली फिर भी एल्यूमिनियम में नहीं जो है रिकमेंड की जाती है, लेकिन पॉलिश्ड जो है सरफेस होना चाहिए, ठीक है। स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एज चाहिए होता है। 6 एक्सेस बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसमें कोटिंग की रिकमेंडेशन फिर भी वही रहेगी जैसा मैंने 6S सीरीज में बताया था कि डीएलसी कोटिंग जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, या फिर जिरकोनियम की कोटिंग जो है आप इसमें कर सकते। टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये वाली जो कोटिंग है ना ये काम नहीं करेंगी, मैंने आपको बता। तो ध्यान रखो, एल्यूमिनियम के लिए डीएलसी। डीएलसी का मतलब समझ, डीएलसी का मतलब होता है डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग। ये डायमंड की तरह ही कोटिंग हो जाती है, लेकिन इस पे क्या होता है, इस पे चिप वेल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। एल्यूमिनियम चिपकेगा नहीं, सॉफ्ट मेटल के लिए ये यूज होता है, ठीक है। पॉलिश्ड अनकोटेड कार्बाइड टूल्स जो है आप इसमें यूज कर सकते हो, हाई स्पीड मशीनिंग, ठीक है। गलत कोटिंग आपने लगा दी तो पता ही है आपको कि एल्यूमिनियम जो है वो चिपक जाता है। चिपक गया एक बार तो फिर वो टूल को खराब कर दे, फिर वो किसी काम का नहीं है, ना फिनिशिंग आपको मिलेगी ना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 6X सीरीज में आरपीएम आपको हाई रखने पड़ते हैं, लेकिन 7X सीरीज में क्या है, आरपीएम को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ज्यादा आरपीएम नहीं दे, ज्यादा आरपीएम देखो टेंपरेचर हाई हो जाएगा, फिर यही प्रॉब्लम आती है चिप वेल्डिंग, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या रखना है, मीडियम रेंज में। अब इसकी डिटेल में अगर आपको समझना है कि भाई ये कितनी रेंज में रखना है, कैसे रखना है, तो आप हमारी जो है लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर हम आपको बताते हैं कि भाई किस ग्रेड के लिए कौन सा आरपीएम रेंज, जो पैरामीटर्स है वो डालना। सबसे कॉमन गलती क्या होती है, सेम टूल से आप 6061 यूज कर रहे हो, सेम टूल से आप 7075 यूज कर रहे हो, और दोनों के पैरामीटर सेम यूज कर रहे हो। तो अगर आप मास्टर कैम यूज कर रहे हो, डेल कैम यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर लो, पैरामीटर्स गलत हो गए ना तो प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम अगर आ गई फिर क्या करोगे, क्या प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर टूल ही सेलेक्ट सही नहीं किया, कोटिंग ही सही सेलेक्ट नहीं की, तो प्रोग्रामिंग आपकी धरी की धरी रह जाती। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, टूल की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी आपको सही पता, ठीक है। इजी मशीनिंग, जनरल इंडस्ट्री और ट्रेनिंग प्रोडक्शन फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपके समझ में आ जाएंगी, तब आप जो है रिजल्ट बेटर दे पाओगे, ठीक है। 7X सीरीज क्या है, हाई स्ट्रेंथ एरोस्पेस ग्रेड है, और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के लिए ये एक चैलेंज क्रिएट करती है, ठीक है। मेरा तो सिंपल एक लाइन में आपको बोलूंगा, एल्यूमिनियम सॉफ्ट नहीं होता, ग्रेड सॉफ्ट या हार्ड होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम में जो ग्रेड्स हैं उनमें डिफरेंस, ठीक है। जो इंजीनियर ग्रेड समझ ले गया ना, वो टूल कभी भी जो है उसका गलत सेलेक्ट नहीं होगा, प्रोग्रामिंग उसकी कभी फेल नहीं होगी। बाकी देखो, मैंने इसके ऊपर जो है अपनी VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक लॉन्च कर दी है, उस बुक को भी आप परचेज कर सकते हो। उसमें आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक, टूलिंग के बारे में बताया गया है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप ले सकते हो। इस बुक को परचेज करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसके साथ आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे कि VMC प्रोग्रामिंग, मास्टर कैम, डेल कैम और ऑटोकैड के रिकॉर्डेड फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे 45 डेज के लिए। वो हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। तो जो लोग जो है घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी जो है हमारे इस कोर्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कार का इंजन अगर दिल है तो पिस्टन उसका सोल है, लेकिन क्या आप जानते हो कि पिस्टन 6061 एल्यूमिनियम से नहीं बनता और ना ही 7075 एल्यूमिनियम ग्रेड से बनता है। आज हम टेक्निकल लेवल पे समझेंगे कार के पिस्टन के लिए कौन सा एल्यूमिनियम अलॉय यूज होता है और क्यों यूज होता है। सबसे पहले हम समझेंगे पिस्टन की रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप जानते हो कि पिस्टन को एक्सट्रीम कंडीशन में काम करना पड़ता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, क्योंकि यहां पर जो होता है हैवी कंबशन प्रेशर, कांस्टेंट फ्रिक्शन सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट
और साथ में वेट भी जो है इसका मिनिमम रखना होता है। इसीलिए पिस्टन का जो मटेरियल होना चाहिए वो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, लो थर्मल एक्सपेंशन वाला होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी होती है लाइट वेट। तो यहां पर जो है एल्यूमिनियम ग्रेड जो है वो सेलेक्ट करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 6061 या 7075 एल्यूमिनियम स्ट्रांग होता है तो पिस्टन भी इसी से बनना चाहिए, पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में 6061 और 7075 का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है। हीट में ये साइज कंट्रोल नहीं कर पाता और सीजियर का जो रिस्क है, यानी कि जो पिस्टन है वो सिलेंडर वॉल से अटक सकती है। इसीलिए पिस्टन के लिए जो यूज होता है वो होता है हाई सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय। यहां पर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली अलॉय ग्रेड है वो है 4032 एल्यूमिनियम अलॉय। इसमें 11 से 13% सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो है पिस्टन को वियर रेजिस्टेंट बनाता है, थर्मल एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है और इंजन को स्मूथ और क्वाइट बनाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द OEM कार इंजन में जो है 4032 एल्यूमिनियम का पिस्टन यूज होता है। चाहे आप श्रीराम पिस्टन को देख लीजिए, वहां पर भी जो है ये ग्रेड बहुत ही कम। दूसरा इंपॉर्टेंट अलॉय है आपका 2618 एल्यूमिनियम अलॉय। इसमें सिलिकॉन थोड़ा सा कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ये अलॉय यूज होता है रेसिंग कार के इंजन्स और टर्बो इंजन्स में, जहां पर एक्सट्रीम लोड और टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में AISI 12 कॉपर निकल मैग्नीशियम ये और AI एल्यूमिनियम सिलिकॉन 18 कॉपर निकल मैग्नीशियम जैसे स्पेशल अलॉय यूज होते हैं। इसमें आपका सबसे ज्यादा जो है 4032 और 2618 ग्रेड की पिस्टन्स मिलती है। 4032 अलॉय में थर्मल एक्सपेंशन लो होता है, वियर रेजिस्टेंट हाई होती है, इंजन जो है नॉइज कम करता है और क्लियरेंस जो है इसका टाइट रखा जा सकता है, और इसका क्लियरेंस जो है टाइट रखा जा सकता है। 2618 अलॉय में स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, हाई टेम्परेचर में भी क्रैक नहीं होता, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, इसीलिए क्लियरेंस जो है थोड़ा ज्यादा इसमें देना पड़ता है। अब देखो पिस्टन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पिस्टन जो है नॉर्मली कास्टिंग से बनता है। पहले डाई कास्टिंग होती है, फिर सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट में करके फिर आप इसकी क्विंचिंग करते हैं और फिर आर्टिफिशियल एजिंग की जाती है। उसके बाद CNC मशीनिंग होती है। तो सरफेस कोटिंग जैसे ग्रेफाइट या फिर मॉलिब्डेनम की जो है कोटिंग, और फिर जो है इसका फाइनल इंस्पेक्शन में होता है। अब इसीलिए जो है इंडस्ट्री में पिस्टन जो है कभी भी 6061 या 7075 जैसे एल्यूमिनियम अलॉय से नहीं बना है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब ऐसे देना है कि आपको हमेशा हाई सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय यूज कर रहे हैं, जैसे कि 4032, 2618 या एल्यूमिनियम सिलिकॉन 12 या फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन 18 ये यूज होंगे। ये सवाल जो है पिछले वीडियो में एक यूजर ने जो है कमेंट करके पूछा था, तो इसलिए ये वीडियो हमारे लिए बनाना जरूरी हो जाता है। अगर आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग, CNC मशीनिंग और मटेरियल सिलेक्शन जैसे डीप लेवल पे सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी और मेरा नाम है विपिन यादव। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज हम हार्डनिंग और टेम्परिंग का जो डिफरेंस है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ समझेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलत फहमी होती है कि भैया ये दोनों प्रोसेस जो है ना सेम ही है, लेकिन दोनों का जो असली डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी। हार्डनिंग का मतलब होता है स्टील की हार्डनेस को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, स्टील को हीट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। नॉर्मली 800 से 900 डिग्री सेल्सियस कार्बन स्टील के लिए ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, जब स्टील इस टेम्परेचर पर होती है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक स्टेज है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, स्टील को अचानक से जो है ठंडा कर दिया, क्विंचिंग। ठीक, इस कूलिंग को कहते हैं हम क्विंचिंग प्रोसेस। ये समझ में आ गया। अब देखो क्विंचिंग करने के लिए भी आपको एक मीडियम चाहिए हो। मीडियम कौन सा? ऑयल यूज करते हैं, या तो वाटर यूज करते हैं, या फिर जो है पॉलीमर यूज करते हैं जिसमें कि हम स्टील को डिप कर। हार्डनिंग के बाद जो है स्टील की माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, उस माइक्रो स्ट्रक्चर को बोलते हैं मार्टेनसाइट। ठीक है, मार्टेनसाइट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही ब्रिटिल और हाई इंटरनल स्ट्रेस वाला जो स्टील है वो डेवलप। हार्डनिंग का जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी। हार्डनेस जो है आपकी स्टील की हो जाती है 55 से 65 HRC तक जा सकती है हार्डनेस में। ठीक, वियर रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई हो जाता है, इंटरनल स्ट्रेस जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रैक का रिस्क जो है वो बहुत हाई होता है, और देखो डायरेक्ट यूज जो है इसका नहीं रिकमेंड किया जाता है। ठीक, अब ये चीज जो है हम समझेंगे कि भाई टेम्परिंग क्या होता है। टेम्परिंग का मतलब होता है कि हार्डन स्टील को स्टेबल और सेफ बना, मतलब कि जो आपने हार्ड किया। टेम्परिंग हमेशा जो है हार्डनिंग के बाद होती है। जो आपने हार्डनिंग कर लिया अब उसको स्टेबल तो बनाओ, वरना क्रैक पड़ के टूट जाएगी। इस प्रोसेस में हार्डनिंग स्टील को दोबारा हीट किया जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है 150 से 650 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको हीट किया जाता है। टेम्परिंग में
स्टील को इतना हीट किया जाता है ताकि जो इंटरनल स्ट्रेस है जो स्टील की बॉडी के अंदर आई है उनको रिलैक्स जो है कर दिया जाए, मतलब यूनिफॉर्म जो है सेटअप हो जाए। लेकिन स्टील फिर भी सॉफ्ट ना हो, सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परिंग के बाद मार्टेनसाइट थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, मतलब कि और जो है स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। टेम्पर्ड मार्टेनसाइट टेम्परिंग का जो टेक्निकल पॉइंट है वो समझना जरूरी। देखो टेम्परिंग करने से क्या होता है, ब्रिटलनेस जो है, जो स्टील की ब्रिटलनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, टफनेस जो है उसके अंदर बढ़ जाती है, इंटरनल स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाती है, हार्डनेस थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है इसकी इंप्रूव होती है। यही रीजन है कि भाई हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग कर दी जाए। समझ में आया? हार्डनिंग में फेस चेंज होता है, ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हार्डनिंग वर्सेस टेम्परिंग जो है टेक्निकल डिफरेंस समझना पड़ेगा। हार्डनिंग में फेस चेंज होता है, ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में जो है कन्वर्ट, ठीक है। टेम्परिंग में क्या होता है, फेस स्टेबलाइज होता है, मतलब कि स्लो एयर कूलिंग इसमें जो है होती है। हार्डनेस टफनेस का जो है इसमें बैलेंस। लो टेम्परेचर टेम्परिंग करोगे, अगर मान लो 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो इसमें हार्डनेस ज्यादा रहती है, टूल के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग होती है जिसमें आपकी 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जिसमें बैलेंस हार्डनेस प्लस टफनेस, शाफ्ट और गियर के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, इसमें 500 से 600 डिग्री सेल्सियस जो है यूज किया जाता है, इसमें टफनेस जो है ज्यादा रहती है, डाई इंपैक्ट पार्ट के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई हार्डनिंग के बाद आपने अगर टेम्परिंग को स्किप कर दिया तो क्या होगा, फ्यूचर में क्रैक पड़ सकता है। गियर, शाफ्ट, डाई, टूल सब में क्या है, हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग ये दोनों मैंडेटरी होती है। सिर्फ हार्डनेस देखना जो है गलत, टफनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता। हार्डनिंग ग्लास जैसी हार्ड, ज्यादा लोड में क्या हो वो टूट सकता। टेम्परिंग क्या होगा, स्टील जैसी हार्ड, टफ और इंडस्ट्री में चल सकती है। समझ गए? एक लाइन में जो है आपकी टेक्निकल समरी में समझा दे। हार्डनिंग जो है हार्डनेस को बढ़ाता है, टेम्परिंग क्या है, हार्डनेस को कंट्रोल करके स्टील को स्टेबलाइज बना। ये समझ, अगर आप सिर्फ हार्डनिंग करोगे और टेम्परिंग नहीं करोगे तो बेस्ट जो मटेरियल है, बेस्ट मशीनिंग के बाद भी जो पार्ट की जो सर्विस लाइफ है वो कम हो जाएगी और फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़। ये चीज तो समझनी पड़े, ठीक है। बाकी देखो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। होता है वो क्या होता है और ये गियर और शाफ्ट के लिए क्यों यूज होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और कार्बोराइजिंग से इसका क्या डिफरेंस है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भैया कार्बोराइजिंग कर लेंगे तो साइनाइडिंग क्यों करेंगे। देखो साइनाइडिंग का यूज वहां पे होगा, वो मैं चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं। साइनाइडिंग ना एक केस हार्डनिंग प्रोसेस, इसमें स्टील को साइनाइड सॉल्ट बाथ में जो है 800 से 870 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्टील के सरफेस पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को जो है डिफ्यूज किया जाता है। समझ गए? कार्बोराइजिंग में कार्बन डाल रहे थे, नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन डाल रहे थे, लेकिन साइनाइडिंग में दोनों डाल रहे हैं। इससे सरफेस पे बहुत हार्ड जो है एक लेयर बन जाती है, जिससे स्टील का जो कोर है वो तो टफ रहता है, लेकिन सरफेस क्या होता है वो हार्ड बन जाता है। सरफेस पे हार्डनेस आती है और यही तो गियर को चाहिए होता है। गियर और शाफ्ट को क्या चाहिए, हाई सरफेस हार्डनेस, एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस, शॉक लोड झेलने की एबिलिटी, और कोर आपको क्या चाहिए, टफ चाहिए। शॉक लोड मतलब कि झटका पड़ेगा तो गियर टूटना नहीं चाहिए, यही तो है। अब साइनाइडिंग में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको मिल जाती हैं। साइनाइडिंग के एडवांटेज क्या है ये समझ लो। साइनाइडिंग का ना मेजर जो फायदा होता है वो देखो, प्रोसेस ना बहुत जल्दी हो जाता है। जिसको जल्दी जो है चाहिए रिजल्ट वो आपको यहां पर मिल जाएगा। 15 से 30 मिनट में ना ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सरफेस हार्डनेस जो है आपको मिल जाती है 55 से 65 HRC तक, ये भी आपको सबसे अच्छी चीज मिल रही है। वियर रेजिस्टेंस जो है आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जिससे कि आपका काम चल जाए। डिस्टॉर्शन बहुत कम चाहिए क्योंकि इसमें जो है आपको लोड ही नहीं पड़ रहा, डिस्टॉर्शन होगा किस लिए। और मास प्रोडक्शन के लिए ना ये सबसे सुटेबल प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे भाई इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनको भी देख के जाओ ताकि जो है डायरेक्ट ये मत करने लगे। इसके कुछ लिमिटेशंस है, समझ लो। केस डेप्थ जो है ना आपको बहुत कम मिलेगी, ज्यादा गहराई तक हार्ड नहीं होगा। इसकी जो थिकनेस आपको मिलती है 0.1 से लेकर 0.3 mm तक, ठीक। तो ये कहां पे यूज कर सकते हो, इसको स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए, मतलब छोटे छोटे गियर्स पे काम कर सकते हो, छोटी शाफ्ट पे ऊपर काम कर सकते हो। साइनाइड बाल्ट ना बहुत ज्यादा जहरीला इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। साइनाइड को अगर आप टच भी करोगे ना तो सीधे चले जाओगे स्वर्ग में। तो इसलिए जो है साइनाइडिंग ना इसमें बहुत लोग जो है काम नहीं करते। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जहरीला इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा डिफरेंस आप समझ लो इसका ना। साइनाइडिंग में फायदे बहुत सारे हैं कि भैया फास्ट हो जाता है, कार्बोराइजिंग क्या है स्लो। साइनाइडिंग में केस डेप्थ जो है आपको कम मिलती है, तो छोटे कंपोनेंट्स पे कर, ठीक है। कार्बोराइजिंग में क्या है, केस डेप्थ जो आपको डीप में मिल रही है तो टाइम भी लग रहा है उसमें। साइनाइडिंग क्या है, स्मॉल पार्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन कार्बोराइजिंग क्या है, हैवी गियर्स और शाफ्ट के लिए। आपको समझना सिर्फ ये है कि भैया कब और कौन सा यूज करना है, ठीक है। स्मॉल प्रिसीजन गियर्स हैं, पिन्स हैं, फास्टनर्स हैं, तो उसमें साइनाइडिंग यूज करो। लेकिन हैवी ड्यूटी गियर्स हैं, क्रैंक शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, तब वहां पे ना कार्बोराइजिंग आप यूज करो। तो दोनों प्रोसेस का मतलब समझना पड़ेगा।
जाएगा कौन सी चीज कहां पे यूज होगी। अगर आपको ये पता है ना तो आपका प्रोसेस कभी गलत नहीं हो सकता और आप कभी भी इंजीनियरिंग में धोखा नहीं खा सकते। बस प्रोसेस बहुत सारे हैं, आपको यूज कहां पे करना है ये पता हो, ठीक है। लॉन्ग गियर लाइफ चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और कम मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, साइनाइडिंग करोगे। इसीलिए इंजीनियर को मटेरियल और प्रोसेस दोनों को समझना जरूरी होता है। इंजीनियरिंग तो यही है ना कि भाई मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे दे पाए। अगर हम अपने सिस्टम को सही चीज नहीं दे पाएंगे तो उसकी जो है लाइफ और जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको बेटर नहीं मिलेगी और प्रोसेस आपका जो है फेल हो सकता है। तो समझना आपको ये पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है। बाकी देखो मेरा काम है आपको बताना, और आप अगर ऐसे ही टॉपिक्स आप अपने जो है कमेंट में पोस्ट करते रहिए, इस पे हम आपको वीडियोस बना के दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। आज हम डिटेल में समझेंगे कि फॉर्जिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, दोनों का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इंजीनियरिंग डिफरेंस क्या है, स्टील को फॉर्जिंग या कास्टिंग क्यों किया जाता है, लॉजिक के साथ समझेंगे। फॉर्जिंग को सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया फॉर्जिंग है क्या। फॉर्जिंग ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें मेटल को सॉलिड स्टेट में डीफॉर्म, मतलब कि उसकी जो शेप है वो चेंज की जाती है। कैसे? हैवी कंप्रेसिव फोर्स से। हैवी कंप्रेसिव फोर्स मतलब ठोक के पीट, समझ गए। इसमें मेटल का ग्रेन फ्लो पार्ट के शेप को फॉलो कर, मतलब जिस शेप में आपको बनाना है उसमें बन जाता है। इसीलिए जो फॉर्जिंग कंपोनेंट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कास्टिंग से काफी ज्यादा होती है। अब समझ लो कि भैया कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग में मेटल को कंप्लीटली मेल्ट, मतलब पिघला के लिक्विड फॉर्म में मोल्ड के अंदर जो है डाला जाता है। इससे क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होने के बाद वो शेप जो है ले लेते, ठीक है। कास्टिंग का जो मेन फायदा क्या हो कि भैया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप है वो इजीली जो है बन जाती है और ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है, इसीलिए जो है हम कास्टिंग करते हैं, समझ गए। फॉर्जिंग कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है, फॉर्जिंग सिर्फ शेप नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल का इसमें सिलेक्शन होती है, जैसे कि बिलेट हो गया, इनगॉट हो गया, इनको सेलेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब कि जो ग्रेड की आपको स्टील चाहिए उसकी स्टील ले लो। जैसे कि EN19, EN24, EN36, 20 MnCr5, 60 MnCr5, कोई भी स्टील ले लो, ठीक है। मटेरियल क्लीनिंगनेस फटीग लाइफ डिसाइड करती है कि भैया कितना मटेरियल प्योर है, ठीक है, क्लीन है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको स्टील को 1100 से लेकर 1250 डिग्री तक जो है हीट किया, जिससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट बन जाता है और मेटल डिफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाता है। यूनिफॉर्म सोकिंग टाइम जो है इसमें हम देते हैं ताकि जो है फोर्जिंग में जो है इंटरनल क्रैकिंग जो है वो ना, ठीक है, इसमें टाइम देते, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिक प्रेस ले लिया या हैमर से जो है कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हाथ से लगाओगे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रेस होती है, वहां से जो है ऑटोमेटिकली इसके ऊपर शेप दी जाती है, ठीक है। इस स्टेप में जो ग्रेन होता है, वो ग्रेन मतलब उसके अंदर का जो साइज है वो बहुत ही फाइन हो जाता है। इंटरनल वॉइड्स जो मतलब उसके अंदर जो गैप है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। पोरोसिटी मतलब उसके अंदर जो छेद होते हैं वो भी जो है इसके अंदर बंद हो। सिंपल से देखो, मैं टेक्निकल बोलूंगा तो देखो, ग्रेन रिफाइन होता है, इंटरनल वॉइड्स जो है क्लोज हो जाते हैं, पोरोसिटी जो है एलिमिनेट होती है और ग्रेन फ्लो कंपोनेंट जो है शेप को जो है ले लेते हैं जिस शेप में आप रखते हो। इसी वजह से क्या होता है, फोर्स पार्ट में जो है 30 से 40% जो है मजबूती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लैश रिमूव। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या करते हैं, उसको ट्रिम कर लिया जाता है फिर जो है, ताकि जो है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है आपको मिल जाए। उसके बाद आपको करने पड़ते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में क्या आता है, नॉर्मलाइजिंग आती है, क्विंचिंग आती है, टेम्परिंग है, कार्बोराइजिंग है, ताकि भैया जो उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए मेटल को वो उसके अंदर इंड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका देखो मशीनिंग। मशीनिंग में क्या आता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं ताकि जो है उसके अंदर स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है वो निकल जाती है। फिर जो है CNC मशीन से जो है फाइनल शेप जो है हम बना के पार्ट को रेडी कर देते हैं, यही होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फॉर्जिंग। फॉर्जिंग में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है इसलिए यूज करते हैं। लेकिन कास्टिंग का प्रोसेस भी समझ लो। कास्टिंग का जो एम होता है ना वो ये होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स सी जो शेप है उसको सस्ते से बजट में हम बना। इसमें क्या करना है, पैटर्न मेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि एक्चुअल पार्ट से थोड़ा सा बड़ा पैटर्न, मतलब कि वो जो सांचा बोलते हैं उसको सांचा बनाना है, ठीक है। उसके बाद मोल्ड प्रिपरेशन करना, सैंड मॉल्ड्स या मेटल डाई जो है उसको क्या करना है, एक इंटरनल कैविटी के रूप में जो है इसको बना के रेडी कर लेना है। फिर अपना जो स्टील है उसको क्या करना है, 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको गर्म करना है, पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। 1500 डिग्री सेल्सियस में जो अच्छे से अच्छा मेटल जो है लिक्विड बन जाता है, ठीक है। फिर उसको जो है पोरिंग करनी है। पोरिंग किससे करनी है, कंट्रोल पोरिंग करनी होगी, ठीक है, वरना क्या होगा, उसके अंदर जो है गैस इंट्रैप हो जाएगी। ट्रैप हो गई तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, गैस नहीं जाना, मतलब हवा, समझ गए। अब धीरे धीरे जो है उसकी कूलिंग करनी है, स्लो कूलिंग होनी चाहिए, ताकि जो है कोर्स जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो फोर्जिंग से जो है आपका कंपेयर करोगे तो देखो थोड़ा वैसे तो वीक रहेगा, लेकिन स्लो कूलिंग से उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। फिर आती है आपकी देखो फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए जो है आप जिसमें फ्लैश रिमूव कर सकते हो, गेट्स का यूज कर सकते हो, राइजर का यूज कर सकते हो। फिर उसका हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट जरूरी है, हीट ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। अनिलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया या स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, ये प्रोसेस जो है अलग अलग टेम्परेचर पे करने पड़ते मटेरियल ग्रेड के साथ, ठीक है। फॉर्जिंग और कास्टिंग में ना आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया देखो फॉर्जिंग जिसको ठोक पीट के बनाओगे उसमें तो मजबूती आएगी। अब जिसको जो है पिघला के डाल रहे हो तो पिघला हुआ आदमी कितना ज्यादा जो है स्ट्रांग करेगा। स्टील भी वैसे ही है, मेटल भी वैसे ही काम करता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को ना सिर्फ बेसिक नॉलेज वाले लोग देख, तो
मैं जो है इसमें लैंग्वेज को जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब अगर बिगिनर हो तभी आपको पता, ये वीडियो देख रहे हो कि भैया फोर्जिंग क्या है, कास्टिंग क्या है। फोर्जिंग में क्या है, फोर्जिंग में आपने किसी चीज को जो है प्रेस करके बनाया तो उसके अंदर जो है मजबूती ज्यादा आई है, इसीलिए फोर्जिंग जो है ज्यादा स्ट्रांग होती है कास्टिंग के कंपैरिजन। कास्टिंग में क्या, आपने मेटल को मोल्ड किया है, उसको जो है डाला है उस शेप में, पर्टिकुलर शेप। अब सस्ता भी बनाना है तो फिर कास्टिंग यूज करें, बस थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसमें हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनीलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, फिर उसके बाद मशीनिंग कर दोगे तो आपका फाइनल कंपोनेंट रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से जो है ये कंपोनेंट्स बनते हैं। तो फोर्जिंग और कास्टिंग दोनों में आपको आई होप डिफरेंस पता चल गया होगा। बाकी देखो, अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई मैंने ये चीज नहीं बोली है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।